पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। चलिए कल का पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, है ना। कल संरचना देख रहे थे हम। ये किडनी है आपका, किडनी में नेफ्रॉन था। एक बार और समझ लेते हैं फिर आगे समझेंगे। ठीक, देखिए ये दो किडनी है ना। किडनी, बायां किडनी थोड़ा ऊपर होता है, ठीक, थोड़ा बड़ा होता है। और इन किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में कितने 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का ही पूरा कार्य है ना। तो 10 लाख नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ठीक। ब्लड फिल्टर होके ये बताया था, ये नेफ्रॉन का है संरचना है। किसका भाई? नेफ्रॉन संरचना है, ठीक। नेफ्रॉन में यहाँ पे बोमन कैप्सूल होता है। फिर ये जो रेनल ट्यूब है, इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक तो पीसीटी, ठीक, ये लूप बनता है तो हैनलेस लूप बोलते हैं, हैनले का झूला। और ये जो पार्ट है उसको डीसीटी बोलते हैं। पीसीटी, डीसीटी और ये हैनले का झूला। एक बार और याद कर लेते हैं पूरा पार्ट्स को। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल समीपस्थ कुंडलित, क्योंकि ये इसके समीप था इसलिए इसको क्या बोलते थे? समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये दूर था, इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं, डिस्टेंस कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, है ना। और हैनले का झूला, ये डिसेंडिंग या असेंडिंग, इतना तो पता है हम लोगों को। फिर यहाँ पे पूरा क्रियाविधि, ब्लड का फिल्ट्रेशन होकर फिर ये जो यूरेटर था, ठीक, मूत्र नलिका के थ्रू ये ब्लैडर में जमा होगा और उधर से बाहर जाएगा। इतना तो पता है हमको। चलो, इससे यहाँ पे ब्लड आते हैं धमनी और सीरा। तो धमनी और सीरा क्या होते थे? तो जो वृक्क से जुड़ा होता है लीवर से, उसको वृक्क धमनी, और सीरा जो जुड़ा होता है उसको वृक्क सीरा कहते हैं, ठीक। आपका इंग्लिश में बोलते हैं रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स, ठीक, ये भी याद रख लीजिएगा, है ना। यहीं से तो आएगा ब्लड, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको इधर हटा देते हैं। देखिए ये क्या है? नेफ्रॉन। तो पूरा चीज नेफ्रॉन का ही पढ़ना है हमको। किसका भाई? नेफ्रॉन का, ठीक। सबसे पहले नेफ्रॉन में याद रखना, ब्लड से यूरिया का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ठीक। ब्लड से यूरिया का फिल्ट्रेशन तो नेफ्रॉन में होता है। किडनी के अंदर जो 10 लाख हमारे नेफ्रॉन होते हैं, उससे वहाँ पे होता है ब्लड से यूरिया का फिल्ट्रेशन, ठीक। यूरिया आपका उत्सर्जित करना है हम लोगों को, ठीक। पहले कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। अमोनिया से यूरिया बना लीवर में, इसलिए लीवर को भी एक क्या उत्सर्जी अंग माना जाता है, याद रखिएगा। लीवर को भी एक उत्सर्जी अंग माना जाता है, क्योंकि अमोनिया से यूरिया कहाँ भंडारित हुआ? आपका लीवर में। तो लीवर को भी उत्सर्जी अंग माना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अब ये फिल्ट्रेशन जो करता है उसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक। 4 चीज होता है इसमें नेफ्रॉन में, ठीक। एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रेशन और चौथा एक्सक्रेशन, ठीक। 4 चीज हिंदी में देखते हैं। अल्ट्रा मतलब अति सूक्ष्म, तो अति सूक्ष्म। फिल्ट्रेशन मतलब निस्पंदन, ठीक। रीअब्जॉर्प्शन पुनरावशोषण, ठीक। सिक्रेशन स्त्रावण, ठीक। और एक्सक्रीशन आपको पता ही है, उत्सर्जन, ठीक। तो ये 4 चीजें होंगे, लेकिन मेनली ये 2 चीजें हमको अच्छे से देखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन, ठीक। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? जैसे फिल्टर, यूरिया यहाँ से फिल्टर तो होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यूरिया यहाँ से फिल्टर से तो हो जाता है, यहाँ से ब्लड से कुछ चीजें फिल्टर तो हो जाती हैं, लेकिन फिल्टर हुए चीजों में भी पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्व को हमारे शरीर को फिर से जरूरत होता है, इसलिए पोषक तत्व को रीअब्जॉर्ब करते हैं यहाँ नलिका में ही
ये प्रोसेस होगा, देखिएगा रीऑब्जर्व का प्रोसेस। ठीक, फिर हमारे शरीर में जो बच जाए रहते हैं और जिसको हमको स्त्रावण करना मतलब फिर से बाहर निकालना जरूरी होता है। जो फिर यहाँ एक्सर्शन मतलब उत्सर्जन मतलब तो यही क्रिया है, यहाँ से संग्रहण नलिका में कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ से उत्सर्जित किया जाएगा। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्प्शन, सिक्रेशन और एक्सर्शन कहाँ पे हुआ? नेफ्रॉन में। चलिए अब देखिए इधर थोड़ा, चलिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसको समझते हैं। तो ये यहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते थे? बोमन कैप्सूल। ठीक, तो हम बना लेते हैं बोमन कैप्सूल थोड़ा बड़ा। ये हमारा क्या है? बोमन कैप्सूल। ठीक, अब बोमन कैप्सूल में अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होता है ये देखना है। ये मैं बोला था केशिकाएं हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको ये मोटा और ऐसे 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 करके इधर जाएंगे तो ये पतला हो जाता है। ठीक, अब ये धमनियां है, क्या है? धमनियां। ठीक, ये है थिकर मतलब थिकर वेसल होता है और ये थिनर होता है, थिनर वेसल। और थिकर मतलब मोटा, थिनर मतलब पतला। अब देखिए यहां से अगर ब्लड जाता है, ठीक, और यहां पे थोड़ा मोटा है, यहां पे पतला है, तो ऑब्वियस है कि मोटे से पतले के तरफ ब्लड जाएगा तो यहां पे प्रेशर बढ़ जाता होगा। ठीक, यहां पे क्या? प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने के कारण ही यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो जाता है और यहाँ पे आके जमा हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? फिल्टर हो गया और फिल्टर होने के बाद यहाँ पे जमा हो जाता है बोमन कैप्सूल में। कहाँ पे? बोमन कैप्सूल में। पे थोड़ा सा चीजें और याद रखना है हम लोगों को। ये जो थिकर वेसल है इसको अभिवाही धमनी कहते हैं और ये थिनर वेसल है इसको अपवाही धमनी कहते हैं, अपवाही धमनी। ठीक, जो मोटा है इसको अभिवाही और पतला है उसको अपवाही धमनी। और ये जो केशिकाओं का गुच्छा बना इसको बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। ठीक, केशिका गुच्छा। ठीक, केशिका गुच्छा। ठीक, तो अब क्या बोलते हैं इसमें? अभिवाही और अपवाही धमनी। अभिवाही और अपवाही धमनी के बीच जो ग्लूमेरुल्स होते हैं यहीं पे छानने की प्रक्रिया होती है और इसको जमा कहां पे होता है? ये बोमन कैप्सूल में। जमा कहां हुआ? एकत्रित कहां हुआ? बोमन कैप्सूल में। ठीक, समझ में आया चीजें? ठीक, किसके किसके बीच, कौन कौन से धमनी के बीच फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है? तो अभिवाही अपवाही। ठीक, होता कहाँ है फिल्ट्रेशन प्रोसेस? तो ग्लूमेरुल्स में, केशिका गुच्छा में। और जमा कहाँ हुआ फिल्ट्रेशन? बोमन कैप्सूल में। ठीक, इतना पूरा याद रखना है हमको। अब यहां तक का तो क्रिया हमको समझ में आ गया। ठीक, ये पूरा यहां से क्या आया? अभिवाही धमनी, ये अपवाही धमनी, ये जो गुच्छा केशिका को गुच्छा बना ये क्या है? अब आपका ग्लोमेरुल्स है, केशिका गुच्छा है। ठीक, क्योंकि ये प्रेशर होता है तो किसी को भी दबाव तो छनता है ना भी, तो छनने का काम यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे प्लाज्मा जो है, ब्लड में तो सब होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, आपका प्रोटीन। ठीक, तो यहाँ पे प्लाज्मा छन जाता है, लेकिन कौन कौन सा चीज नहीं छनता? आपका आरबीसी प्रोटीन, क्योंकि आरबीसी प्रोटीन तो हमको जरूरत है। ठीक, तो प्लाज्मा का छनने का क्रिया यहाँ पे हो जाता है, फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो गया। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये तो हुआ क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म स्पंदन। तो अति सूक्ष्म अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ पे होता है? बोमन कैप्सूल में एकत्रित होता है और अभिवाही अपवाही धमनी के बीच जो आपके ये ग्लोमेरुल्स पाए जाते हैं वहीं पे। ठीक, अब देखिए दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद क्या समझना है हमको? रीअब्जॉर्प्शन। ठीक,
छन तो जाता है, ठीक, अपशिष्ट पदार्थ है ना, जो वेस्टेज चीजें हैं वो छन तो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें छन जाते हैं इसमें कि हमारे शरीर के लिए वो आवश्यक होते हैं फिर से, ठीक। उसके लिए रीअब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण भी होता है। पुनरावशोषण कैसे होता है देखिए, तो ये जो रीनल वेसल है, ठीक, इसको कितने भागों में बांटे हैं हम लोग? 3, एक तो पीसीटी, एक तो डीसीटी, और पीसीटी और डीसीटी के बीच में क्या है? हेनलेस लूप। क्या है? हेनलेस लूप। पीसीटी, डीसीटी और हेनलेस लूप। एक बार और याद करते हैं, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक। डीसीटी का डिस्टेंस कन्वोल्यूटेड ट्यूबल लिखते हैं, लेकिन ट्यूब समझ लीजिए, ठीक। ये समीपस्थ, ये दूरस्थ, और ये हेनले का लूप है ना, ये डिसेंडिंग लूप, ये असेंडिंग लूप। तो पीसीटी में ऑब्जर्प्शन किसका किसका होता है ये याद रखना है। हेनलेस लूप में ऑब्जर्प्शन किसका किसका होता है ये याद रखना है। और डीसीटी में किसका ऑब्जर्प्शन कर लिया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, ये भी याद रखना है। सोडियम क्लोराइड, NaCl, ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड, जो प्रोटीन होता है हमारा, NaCl, ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड, ये फिर से कहाँ पे होता है? रीऑब्जर्व हमारे शरीर में, पीसीटी में। हेनलेस लूप, हेनलेस लूप में ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। देखिए डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो डिसेंडिंग तरफ वाटर का होता है और असेंडिंग तरफ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक। ये 4 चीजों का रीऑब्जर्प्शन कहाँ पे होता है? हेनलेस लूप में। डीसीटी में NaCl का सबसे ज्यादा, NaCl का रीऑब्जर्प्शन कहाँ पे होता है? तो डीसीटी में, ठीक। एक ही चीज याद रखना है, डीसीटी इसको सबसे ज्यादा यही पूछता है, मतलब NaCl का रीऑब्जर्प्शन कहाँ पे होता है, अगर पूछा तो डीसीटी ले लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे भी होता है, लेकिन डीसीटी आंसर होता है, ठीक। ये पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। पीसीटी में किसका किसका हुआ? NaCl का, ठीक, और किसका? ग्लूकोज का, और किसका? वाटर का, और किसका? अमीनो एसिड का, ठीक। और यहाँ डिसेंडिंग में वाटर का हो जाता है, कुछ वाटर यहाँ पे, कुछ वाटर यहाँ पे। फिर असेंडिंग में आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इधर क्या किसका हुआ? ज्यादातर NaCl का, ठीक। इतना तो याद हो गया होगा। एक बार सुन लीजिए, सुने रहेंगे तो कहीं ना कहीं से वो याद आता है, ठीक। अब देखिए NaCl, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, ये तो हो गया आपका, ठीक। अब ये तो रीऑब्जर्प्शन हो गया। सिक्रेशन, स्त्रावण, तो यहां पे शरीर में, हमारे बॉडी में, ठीक, आयंस भी होते हैं। तो आयंस में जो वेस्ट हो जाता है, वेस्टेज आयंस, इसको भी निकालना जरूरी है। तो वेस्टेज आयंस को डीसीटी, तो स्त्रावण आयंस का, वेस्टेज आयंस का स्त्रावण कहां पे होता है? डीसीटी। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे हुआ? यहां पे बोमन कैप्सूल में, और ये जो केशिकाएं हैं उसकी मदद से। रीऑब्जर्प्शन कहां पे हुआ? ये तीनों जगह, ठीक। सिक्रेशन, स्त्रावण कहां पे हुआ? यहाँ पे डीसीटी में। और एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहां से होता है? ये यहाँ पे, इसी को उत्सर्जन की क्रिया, यहाँ से बाहर निकलना, पूरा आपका मूत्र नलिका के थ्रू बाहर जो निकलता है उसी को उत्सर्जन बोलते हैं, है ना, ठीक। ये पूरा नेफ्रॉन में क्रिया होता है। ये कहाँ पे? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन तो हम अच्छे से समझ गए होंगे अब, है ना। तो 1-2 बार रिपीट करेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा ये चीजें। चलिए वृक्क से संबंधित रोग देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपोहन, कृत्रिम वृक्क नाम से जाना जाता है डायलिसिस। अब मान लो वृक्क खराब हो गया, किडनी आपका खराब हो गया, ठीक, किडनी किसी का खराब हो गया। अब किडनी खराब हो गया तो क्या करेंगे? बाहर से दूसरा किडनी लगा देंगे, आर्टिफिशियल,
ठीक, अब ये आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम वृक्क, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ये पूरा नसें वगैरह इसमें जोड़ दिया जाएगा, जैसे क्रिया किडनी में हो रहा था वैसे ही करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो करवा लेंगे, मतलब फिल्ट्रेशन तो करवा लेंगे। अभी मैं बताया दो चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन और रीऑब्जर्प्शन। लेकिन कृत्रिम वृक्क में क्या नहीं हो पाता, रीऑब्जर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक, क्योंकि कृत्रिम है तो आर्टिफिशियल कैसे हो पाएगा, है ना। तो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से ब्लड का फिल्ट्रेशन, आर्टिफिशियली ब्लड फिल्ट्रेशन ही क्या कहा जाता है, अपोहन या डायलिसिस, ठीक है। तो बहुत बार सुने होंगे आप लोग, है ना। अब देखिए स्टोन किडनी, ये भी सुने होंगे आप, ठीक। स्टोन कब होता है या किडनी कब होता है, सॉरी स्टोन पथरी, ये भी सुने होंगे आप। स्टोन या पथरी कब होता है, जब कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है। और कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के कारण भी क्या होता है, पथरी होता है, ठीक। मूत्र मार्ग में जो जलन होता है आपका, ठीक, वो पथरी का क्या है, लक्षण है, ठीक। कैल्शियम की मात्रा, तो स्टोन बन जाता है कैल्शियम, फिर क्या बन जाता है, पूरा स्टोन बन जाता है। स्टोन बन गया तो आपके जो यूरेटर है वो फ्लो कर पाएगा क्या, भाई यूरिन को नहीं कर पाता, इसलिए स्टोन नाम दिया जाता है, स्टोन टाइप का होता है इसलिए। रीनल फेलर या वृक्क पतन क्या होता है, रीनल मतलब हमेशा वृक्क या किडनी समझना बताया था मैं। वृक्क को जैसे काम करना चाहिए किडनी को, वैसा काम नहीं कर पा रहा है, ठीक, मतलब जिस इफिशियंसी से काम करना चाहिए उस इफिशियंसी से नहीं कर पा रहा है, तो वो वृक्क पतन, वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसमें। रीनल ट्यूबरकुलोसिस, वृक्क हमारा जो किडनी है, ठीक, किडनी है उसमें कुछ न कुछ संक्रमण हो जाना, संक्रमण बीमारी, ठीक, संक्रमण बीमारी हो जाना मतलब फैलने वाला कुछ बीमारी हो गया तो वृक्क क्षय कहलाता है, रीनल ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। देखिए इसके अलावा एडीएच हार्मोन को भी याद रखना है हमको। एडीएच हार्मोन जिसका पूरा नाम है एंटी डी यूरेटिक हार्मोन, एंटी डी यूरेटिक हार्मोन, ठीक। ये जो यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का काम करता है, तो कौन काम करता है यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का, तो एडीएच हार्मोन, याद रखिएगा अच्छे से। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वेसोप्रिन हार्मोन भी बोलते हैं, क्या नाम से, वेसोप्रिन हार्मोन। मान लो आप अल्कोहल ज्यादा पीते हैं तो एडीएच, कई बार क्या होता है एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। एडीएच की मात्रा, हार्मोन की मात्रा ज्यादा हुई तो आपका बीपी हाई होने लगेगा, ठीक। और अगर आप शराब पी रहे हो और एडीएच की मात्रा कम होगी, ठीक, ये अनबैलेंस क्यों होता है, अल्कोहल के कारण, मेनली अल्कोहल के कारण, दूसरा भी रीजन हो सकता है। और एडीएच की मात्रा कम हो गई तो किडनी खराब होता है, फिर क्या होता है, किडनी खराब हो जाता है, ठीक। एडीएच की मात्रा बढ़ गई तो बीपी हाई, और एडीएच की मात्रा कम हो गई तो किडनी खराब होता है, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। एक दो और है, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए एक दो और हैं, देख लेते हैं। नेफ्राइटिस किसको कहते हैं, नेफ्राइटिस मतलब नाम से ही पता चल रहा है नेफ्रॉन से जुड़ा होगा। नेफ्रॉन का बड़ा हो जाना या सूज जाना नेफ्राइटिस बीमारी कहलाता है। जैसे एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख, मान लो सूज गए, ठीक, तो उस बीमारी को क्या बोल गए, नेफ्राइटिस, ठीक। यूरेमिया मतलब पक्का ये यूरिया से संबंधित है। अगर यूरिन में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो गया तो यूरेमिया कहलाता है, ठीक। गठिया रोग
ये बहुत फेमस रोग है गोट। मान लो यूरिक एसिड, कल देखे ना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमारे क्या है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं। इसी को बाहर निकालना ही क्या कहला रहा था, आपका उत्सर्जन कहलाता है। तो यूरिक एसिड, मान लो ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है किसी का कारण, तो क्या होता है, हमारे जो भी जोड़ हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे या कहीं पे भी जोड़, ये क्रिस्टल यूरिक एसिड अपने आप को क्रिस्टल के रूप में बना लेता है, ठीक, जिससे जोड़ों में बहुत दर्द होने लगता है। इसी को गठिया रोग कहते हैं, गोट। क्या कहते हैं? गठिया रोग, गोट। सामान्यतः हमारे गांव में पाए जाते हैं गठिया रोग, ठीक। तो नेफ्राइटिस, यूरेमिया, गठिया रोग, अब ये वृक्क से संबंधित बीमारियां हैं। कुछ और हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसको पढ़ लेते हैं, फिर खत्म आपका उत्सर्जन। चलिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, उसको देख लेते हैं। पहला, ताजा यूरिन में गंध का क्या कारण है? तो अमोनिया। जो बदबू आता है उसका क्या कारण है? अमोनिया, याद रखिएगा। यूरिन कलर क्या होता है? लाइट येलो। ये किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। डायरेक्ट रख लेना है। मूत्र नलिका की लंबाई, यूरेटर डक्ट लेंथ। मूत्र नलिका याद है आप लोगों को? जैसे ये था आपका, ये है हमारा वृक्क, फिर ये ऐसे जाकर ये ब्लैडर था, ठीक, ये यूरेथ्रा था, और ये क्या था आपका मूत्र नलिका, है ना, यूरेटर। तो यूरेटर की लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर लगभग। वयस्क शरीर में कितना? 25 सेंटीमीटर। ब्लैडर, मूत्राशय, ब्लैडर में जो ये यहाँ पे ब्लैडर में जो यूरिन जमा होता है, तो मेल में कैपेसिटी होता है 800, मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 800 ml का। फीमेल का कैपेसिटी होता है 500 ml का यूरिन यहाँ पे जो जमा होगा, ठीक। और सेंस ऑफ यूरिन एक्सर्शन, जब इस ब्लैडर में 150 से 200 ml जमा हो जाता है आपका यूरिन, तब हमको सेंस होता है कि नहीं, अब यूरिन को बाहर निकालना है, ठीक। ये थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा यहाँ पे। यूरेथ्रा की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई यहाँ से जो जाता है, यूरेथ्रा की लंबाई कितना? मेल में 20 सेंटीमीटर, फीमेल में 4 सेंटीमीटर। मतलब ये बहुत ज़्यादा फर्क है, इसलिए फीमेल में जो फीमेल के यूरेथ्रा पार्ट में जल्दी संक्रमण होता है। यूरिन कंपाउंड, यूरिन में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं पूछेगा, तो सबसे ज्यादा तो जल होगा, वाटर होगा, ठीक, वो तो पता है। यूरिया, यूरिक एसिड, वो भी पता है हमको। इसके साथ साथ कुछ वसा और कार्बोहाइड्रेट भी चले जाते हैं, याद रखिएगा। अल्प मात्रा में, लेस अमाउंट में, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन, आयंस भी जाते हैं, जिसका स्त्रावण और रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ठीक, वो भी चले जाते हैं। केचुआ, एक देखिए एक चीज और याद रखिएगा, केचुआ अमीनोटैलिक, कल पढ़े हम लोग, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, ये सब है ना। केचुआ किस प्रकार का प्राणी है? तो अमीनोटैलिक। लेकिन केचुआ में अगर जल की मात्रा कम हो जाए, वाटर की मात्रा कम हो जाए, यूरियोटैलिक बना लेता है, ठीक। केचुआ में जल की मात्रा कम हो जाए तो क्या बन जाता है? यूरियोटैलिक बन जाता है। और केचुआ वैसे तो क्या है? अमीनोटैलिक, ठीक। सही चीज लंग फिश भी करता है, लंग फिश भी करता है ऐसा ही चीज, केचुआ के जैसा ही। वो अमीनोटैलिक है, बाद में वो यूरियोटैलिक बन जाता है, ठीक। इतना चीजें हमको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये है आपका उत्सर्जन। चलिए, नए क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा कुछ बचा नहीं, नियंत्रण, समन्वय, ये सब बचे हुए थोड़ा, ठीक। एक प्रकाश संश्लेषण बचा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण आपके सतीश सर पढ़ाएंगे। प्रकाश संश्लेषण कृषि में भी है, और वो बायो से ज़्यादा डिटेल वहाँ पे सिलेबस है। तो प्रकाश संश्लेषण में एकदम डिटेल कौन पढ़ाएंगे? सतीश सर पढ़ा देंगे आपको वहाँ पे, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में नेक्स्ट वीक। और प्रकाश संश्लेषण का वैसे नोट्स मैं आप लोग को भेज दिया हूँ, एक बार पढ़ भी लेना तो अच्छे से हो जाएगा। उसका एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और बाकी नियंत्रण समन्वय हो जाएगा, उसके बाद निषेचन बचा हुआ है। ठीक, उसके बाद एक दो और जैसे ग्लाइकोलिसिस चक्र है ना, ठीक, ये सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको पूरा कर लेंगे। ठीक, चलिए।